आम तौर पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन घरों में उस पर चर्चा नहीं होती। संकोच है, लाज है, या ऐसा ट्रेडिशन हमारे यहाँ बना हुआ है उस पर बात नहीं होती, जबकि उसके बगैर सृष्टि संभव ही नहीं है। यानी ये दुनिया में मानव जाति रह ही नहीं सकती है। हम सभी को पता है, जो लोग एडल्ट हैं, कि रजो धर्म के बगैर, माहवारी के बगैर संतति उत्पन्न नहीं हो सकती है। लेकिन माहवारी के प्रति हमारे यहाँ इतनी सारी भ्रांतियां हैं, इतनी सारी रूढ़ियां हैं कि उन रूढ़ियों की वजह से उसको अस्पृश्य और अछूत करार दी। 3 दिन तक उसको घर में प्रवेश नहीं, पूजा नहीं करना है, अचार नहीं छूना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, चलता रहता है। अब इस वजह से बात नहीं करने के कारण वो चूंकि बहुत ही निकृष्ट चीज है, यह मान्यता बन गई, तो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करना, वह बाहर के कपड़ों में नहीं आए, उसको रोक करके रखने के लिए पिछले 25-30 सालों में कहें या ग्लोबलाइजेशन के बाद कहें, ये चीजें फिल्मों में आई, स्कूल कॉलेज में आई, माओं को ये बात समझ में आई कि बच्चियों को ये बातें बताई जानी चाहिए। इसके बिना दुनिया नहीं चलती है, और ये अगर होता है तो साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। क्यों जरूरी है, क्या है, नहीं है। स्कूल कॉलेजों में कोशिश की गई पाठ्यक्रमों में लाने की, लेकिन बहुत बात बनी नहीं, बहुत अवेयरनेस हुआ नहीं। अभी भी झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जैसे ही माहवारी होती है, बच्चियों को स्कूल से उठा लिया जाता है। इस कारण भी ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ जाती है। इन सारी भ्रांतियों के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हुए। जो धार्मिक लोग थे उन लोगों ने भी बातचीत की, और सबने यह माना कि यह जरूरी है कि उसको पूरी स्वच्छता के साथ निपटा जाए। थोड़ी सी गलती की वजह से ऐसी गंभीर बीमारी नहीं हो जाए जिससे जान जोखिम में पड़ जाए, जान चली जाए, या बहुत सारी परेशानियां हो जाए। बीच बहस में आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। यह मुद्दा जो है, घरों में नहीं बात होती, लेकिन हम दूरदर्शन में कर रहे हैं, और कर रहे हैं इसकी वजह है कि आपको यह बताएं कि आप समझें कि यह जानना कितना जरूरी है। डॉक्टर्स भी बताएंगी। 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के, जो इस पर प्रोजेक्ट बना करके काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में यह बात आई और वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो कि लड़कियों की, एडोलसेंट किशोरियों के बीच में स्कूलों में, कॉलेजों में ये सारा काम कर रही हैं। तो पहले परिचय कराते हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ है डॉक्टर सुमन सिन्हा, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ है सिर्स, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नसरीन, जो ICRW की यहाँ झारखंड प्रभारी हैं। और हमारे साथ हैं श्लोक, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्टूडेंट्स हैं। आप सबका स्वागत है, सबको जोहार, सबको नमस्कार। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। ये श्लोक आप ही से मैं आरंभ करूं कि आप वहां पढ़ने गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, एक बेहतर पढ़ाई। आपके दिमाग में ये प्रोजेक्ट कैसे आया, कैसे ये बात आई कि इस पर काम किया जाना चाहिए और क्यों जरूरी है? तो हमारे कॉलेज में हर साल एक कंपटीशन होता है IGEM नाम का, जिसमें हम दुनिया में होने वाली दिक्कतों का सामना करने की कोशिश करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी से, कृत्रिम जीव विज्ञान, जिसमें हम छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कई सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। उसी के अंतर्गत इस साल हमने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो 10 में से 1 महिलाओं को होती है। यह मासिक धर्म से जुड़ा जरूर है, लेकिन उसका थोड़ा ज्यादा दर्दनाक रूप है। हमने इस पर कई सारे डॉक्टर्स से चर्चा की, इसके साथ ही हमने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से चर्चा की, और अंत में हमने ये फैसला किया कि ये इस साल यही वो समस्या है जिसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुमन जी, ये क्या है? सही माने में कहा जाए तो एंडोमेट्रियोसिस का ओरिजिन या कॉज अभी तक बहुत तरह से ज्ञात नहीं है हमें, लेकिन कहा जाता है कि एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी यदि मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए
तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है एंडोमेट्रियोसिस का। इसलिए ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज भी इसे कहते हैं। और डॉक्टर अभी हमारे स्टूडेंट ने ठीक ही बोला है, श्लोक ने, कि इसके ऊपर शोध बहुत जरूरी है और ये एक नई दिशा में काम करेंगे। मुझे लगता है इन्हें जरूर सफलता मिलेगी। और ये सभी में नहीं होता है, 10 या 20 में एक कहें तो वो सही रहेगा। और ये माहवारी के दौरान जो पेन होता है वो नॉर्मल पेन होता है, जो कि 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। और एंडोमेट्रियोसिस का पेन माहवारी के बाद भी कंटिन्यूड रहता है। ये दोनों में एक अंतर कहा जा सकता है और ये काफी दिन तक परसिस्ट करता है। और इसके लिए जो अचूक सब ये कहाँ होता है आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके लिए। नहीं, ये माहवारी से कैसे रिलेटेड है? माहवारी से इसलिए रिलेटेड है कि माहवारी के समय ईस्ट्रोजन डिपेंडेंसी, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये बहुत ही ज्यादा उस समय होते हैं और उसके चलते वो पेन बढ़ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि पेन एकदम माहवारी के बाद खत्म हो जाएगा। माहवारी से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन माहवारी के समय ये जो पेन होता है, स्टार्ट का जो कारण है तो वहीं से स्टार्ट तो वहीं से होता है ना। जब बच्चियों में माहवारी शुरू होती है उसके बाद से ही पेन परसिस्ट करता है, क्योंकि उस समय सारे हार्मोन्स काम करने लगते हैं और वो हार्मोन्स का जो लेवल होता है ये माहवारी के समय अधिक होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, पूरे साइकिल में वो घटते जाता है, फिर माहवारी के समय वो बढ़ जाता है। ये कर्व चलते रहता है। इसलिए माहवारी के समय पेन ज्यादा महसूस होता है, उसके बाद भी एंडोमेट्रियोसिस में ये परसिस्ट करता है। इसको यही डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि बेटा आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो पेन हो रहा है, क्या माहवारी के बाद भी रहता है? तो उनका कहना रहेगा कि हाँ ये तो रहता है, लोअर एब्डोमेन में एक्चुअली ये पेन होता है। तो हम लोग फिर उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है। कोई और तो कारण नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कारण होता है पेन के लिए, एक एंडोमेट्रियोसिस ही कारण नहीं है। शीर्ष जी, आप बताइए, आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताइए। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहिबा ने कहा, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज है जिसे मासिक धर्म और मेंस्ट्रुएशन से रिलेट काफी किया जाता है, किंतु उनमें कुछ एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रहती है। कई बार होता ऐसा है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जबकि मासिक धर्म के बाद उन्हें काफी पेन रहता है, परसिस्टिंग पेन रहता है, किंतु इसके काफी कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पीरियड्स हो या फिर जरूरी नहीं कि वो काफी सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस ही हो। तो इन काफी बेसिकली जो होता है कि काफी कारण हो सकते हैं इस पेन के, किंतु इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास ज्यादा तरीके होते नहीं हैं। जब हमने एंडोमेट्रियोसिस पर शोध किया तो ऐसा पाया गया कि हार्मोन्स इसका कारण हो सकते हैं, किंतु और भी काफी कारण हो सकते हैं जिनका हमें अभी पता नहीं है। इम्पोर्टेंट कारण जेनेटिक है जी। इसमें हम लोग फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, आपकी माँ को था क्या, माँ बताएंगे हाँ मेरे को भी होता था। फिर उनसे पूछते हैं कि आपकी मदर का क्या हिस्ट्री है। तो ये कभी कभी ये जेनेटिक भी पाया जाता है। और उस पे ऐड करते हुए ऐसा होता है कि यूट्रस के एरिया में एक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है हमारे शरीर में। हमने जब शोध किया एंडोमेट्रियोसिस पे तो हमें ये मिला कि ये जो टिश्यू है एंडोमेट्रियोसिस के दौरान शरीर के दूसरे भागों तक पहुंच जाता है। तो जब ऐसा होता है शरीर में कुछ रिएक्शंस होने लगते हैं जिसके कारण काफी कष्ट होती है, काफी पीड़ा होती है और ये कष्ट बहुत लंबा चलता है। एंडोमेट्रियोसिस का मेन कारण जितना हमारे शोध के अनुसार है वो होता है काफी हार्मोनल लेवल्स ऊपर नीचे भी होते हैं और भी काफी कारण हो सकते हैं, किंतु एंडोमेट्रियोसिस का मेन इश्यू है कि हमें कुछ भी डेफिनेटली पता नहीं है कि सिर्फ यही कारण है। शोध अभी भी चल रहा है, दुनिया भर के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि हम अभी तक किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं है। डॉक्टर नसरीन, आप जिन लोगों के बीच में पिछले 10-20 सालों से काम कर रही हैं, उनके बीच यह बीमारी जो है वो कैसे आपने चिन्हित किया कि ये बीमारी है, उस बीमारी का कहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे हो सकता है? दूसरे की जो मैंने इंट्रो में कहा कि भाई इसकी वजह से बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है, उसकी क्या संख्या है लगभग परसेंटेज? जी, तो एक तो सबसे पहले कि ये डिजीज बोल करके बच्चों को, लड़कियों को शायद जानकारी बहुत नहीं है। वो सिम्टम्स उनको होता है तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन
हमारे जानकारी में, या अगर देखेंगे कि रूरल एरियाज में जहाँ पे काम हम ज्यादा कर रहे हैं, वहाँ पे लोग छुपाते बहुत ज्यादा है कि सिम्टम्स भी है, लड़कियां है, शादी नहीं हुई है, जाएंगी, कुछ ऐसी मेडिसिन मिल जाए, शायद उनको बाद में कुछ ऐसा असर हो जाए, तो ये बातें बहुत छुपाई जाती है। लेकिन जो अब बात सामने आती है कि सिम्टम से ही वो कभी कभी मेडिसिन खुद छुप करके भी वो खाना शुरू करती हैं, या कहेंगे लोकल जो तो मेडिसिन क्या खाएंगे, वही पेन किलर ही खाएंगे, पेन किलर ही खाएंगी। और जो आरएमपी होते हैं, लोकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, उनकी दवा जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस में ले जाती है। प्रैक्टिस में क्या इस्तेमाल करते हैं, वही पेन किलर ही इस्तेमाल करती हैं। क्या डॉक्टर सुमन, क्या इस्तेमाल? अभी हम लोग बात कर रहे थे एंडोमेट्रियोसिस, नाम से ही सजेस्ट होता है कि एंडोमेट्रियम इज फाउंड एल्सवेयर फ्रॉम द यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ऊपर जो होता है सेरोजल लेयर होता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें सिर्फ एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस का कैविटी के अंदर जो रहता है लेयर एंडोमेट्रियम, उसमें ही चेंजेस होते हैं, और वही मेंसेस के समय कास्ट ऑफ होके बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो एंडोमेट्रियम है, यदि ये मायोमेट्रियम में चला गया या ओवरी में चला गया या किसी और, इवन वो राउंड लिगामेंट में बहुत जगह चला जाता है, तो उस समय जब मासिक होगा तो क्या होता है कि कंट्रैक्शन होता है। इट्स अ नॉर्मल फिनोमिनन। जब कंट्रैक्शन होगा तो वो तो कंट्रैक्ट करके एंडोमेट्रियम तो बाहर निकल गया, बट जो मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम का जो पाया जाता है, जो एंडोमेट्रियम, वो तो कंट्रैक्ट करके निकल नहीं सकता है कहीं। तो और जो ओवरी में है वो भी कहीं कंट्रैक्ट तो सब कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन सब जगह काम कर रहा है, तो वो पेन जो है सो असहनीय हो जाता है। और इसके लिए हमारे पास दवाइयां हैं जो हम लोग देते हैं कि मेंसेस के समय, जो अभी क्वेश्चन था हमारा कि इतना ज्यादा पेन होता है, बिकॉज उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन के चलते कंट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में, और वो कंट्रैक्शन के चलते पेन होता है, और वो पेन को हम लोग ठीक करने के लिए ही दवा देते हैं। दिस इज द ओरिजिनल कॉज। इसको 3 लेवल मान लें फिलहाल। जी। एक लेवल माने इनका जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, हाँ। एक लेवल डॉक्टर नसरीन का, जहाँ कह रही है कि चीजें छुपाई जाती हैं, और आरएमपी जो है, जो लोकल प्रैक्टिशनर हैं, वो दवाएं देते हैं, और एक है कि जो आप एक्सपर्ट लोग हैं, आप इलाज करती हैं, आप दवाएं देती हैं। मैडम नसरीन ने जो बताया है वो एक्चुअली डिस्मेनोरिया के बारे में बताया है। अच्छा। एंडोमेट्रियोसिस का पेन बहुत ज्यादा होता है, और वो पेन के लिए वो छिपाने से नहीं छिपेगा। अच्छा। डॉक्टर्स के पास उनको जाना ही होगा, क्योंकि उसका इलाज हमारे पास है। नहीं, कोरिलेशन क्या है तीनों में? कोरिलेशन क्या है? छिपाने वाली बात नहीं, महावारी में ये क्या नाम है, आपने मैंने बताया ना, वही तो मैं बताई, कोरिलेशन है महावारी। आपने नहीं, तीनों में कोरिलेशन है। अभी आपने 3 चीजें बताई, तीनों में यही मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है वो मायोमेट्रियम में पाया जा सकता है। वो पेन किलर से ठीक नहीं होगा, पेन किलर से उतना ज्यादा नहीं ठीक होगा जब तक कि हम लोग हार्मोनल इसका इलाज नहीं करेंगे। वहाँ जहाँ की डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर नसरीन का यही कहना था कि उनके पास जो लोकल प्रैक्टिशनर है उसी पर भरोसा है जी। जैसे आमतौर पर देखिएगा, वकील चाहे जैसा भी हो, जो क्लाइंट होता है उसका वकील पर ही भरोसा होता है, जैसे भी ले जाए। तो वैसी स्थिति में वहाँ होता भी होगा तो उनको पता नहीं होता होगा, तो पेन किलर के अलावा उनके पास क्या हो सकता है कि वो दवा खिलाए? मैडम नसरीन ने ठीक कहा है, पेन किलर से जो नॉर्मल मेंसेस का जो पेन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस का जो पेन होता है वो महावारी के बाद डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। आते हैं लोग, बच्चियों को लेके आते हैं कि मैडम ये तो दवा देने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तब हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। डॉक्टर नसरीन आगे बताइए जी। एक तो बिल्कुल मैडम जैसा कह रही हैं कि वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, लेकिन जो उनकी जानकारी में कहाँ पे ट्रीटमेंट होना है और सही ट्रीटमेंट होना है, उसकी अवेयरनेस जो है शायद हमें और भी करने की जरूरत है वहाँ पे ये। और साथ ही हम ये कहेंगे कि किशोरियों को इसकी जानकारी बहुत ही कम है, और जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, उनके साथ में उनका जो रिलेशन है, आपसी बातचीत है, वो भी बहुत ना के बराबर है कि अपनी बातों को वहां तक लेकर के जाना। माँ के साथ थोड़ा बहुत हो सकता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत है, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत है, टीचर के साथ में थोड़ा बहुत है, लेकिन जो जानकारी पूरी होनी चाहिए वो पूरी अभी टीचर को ये पता है कि असल चीज है कि टीचर को, इसलिए कि वहां तो जानकार वही है सबसे ज्यादा। बिल्कुल ये तो टीचर, क्योंकि जैसा आपने पहले भी कहा कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है ड्रॉप आउट वहीं से शुरू हो जाता है,
तो ये एक बहुत बड़ा बोलेंगे बहुत बड़ी एक समस्या है एडोलेसेंट के साथ में, कि वहाँ से उनकी पढ़ाई भी रुकती है, वो घर के अंदर चली जाती हैं, अपने शरीर के बारे में भी उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। हालांकि अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कहेंगे कि जो शिक्षा विभाग ने भी उन बच्चियों को भी उनके शारीरिक और मानसिक बदलाव पे बहुत सारे सेशन और बहुत सारे जो कैंपेन है वो करना शुरू की है, कि बच्चियों को भी जानकारी इसकी हो। सरकारी गैर सरकारी संगठन बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं झारखंड के इलाके में। इन लोगों ने कभी इस पर कोई सर्वे कराया, कोई अनुसंधान कराया? मेरी जानकारी में बिल्कुल NFHS नहीं, वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें तो नहीं है, उसमें आज तो ऐसा कुछ सुबह नहीं तक हम पूरे डेटा को वही देख रहे थे, कहीं पे इसका कुछ भी कोई जिक्र नहीं है। एनीमिया का जिक्र है, ये सारी चीजों का है, लेकिन इस पे अभी भी NFHS 5 आप के लोगों को डेटा कहाँ में से भी नहीं मिला है। श्लोक, कहाँ से जानकारी मिली इसकी, कैसे आप आए? हमारे जो टीम के सदस्य थे, हम जब एक समस्या कितने लोग थे आप लोग? हम लोग करीब 10 से 15 लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं अभी। हमने सबसे पहले शुरुआत की नए डॉक्टर से मिलकर कि आजकल कौन सी समस्याएं हैं जिनका बहुत सही उपचार नहीं है या फिर हमारे समाज में बहुत प्रचार प्रसार नहीं है उनके बारे में। तो उसमें हमने पाया कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अफेक्ट काफी लोगों को करती है, लेकिन अभी तक किसी न किसी कारण से हम लोग एक करेक्ट पिन पॉइंट नहीं कर पाए हैं क्यों ऐसा हो रहा है या फिर क्या उपचार उसका सही हो सकता है आने वाले समय में। तो इसके साथ हम आगे बढ़े, हमने कुछ और डॉक्टर से बात की, हमने पिछले 3 महीने में इस पर काम किया है। हम 4 से 5 डॉक्टरों से मिल चुके हैं जो लोग इससे खासकर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोफेसर से मिलने की जो इससे आसपास से जुड़े इलाकों से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि ये बीमारी हमारे लिए एक कठिन समस्या है जिसे हम सुलझाना चाहते हैं। डॉक्टर सुमन, आप लोगों का जो ये कॉन्फ्रेंस वगैरह होता रहता है, उस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात होती है क्या? तो उस पर कुछ आंकड़े हैं क्या? अगर नेशनल इंटरनेशनल के संदर्भ में देखें कुछ आंकड़े कि कितने लोगों को ऐसा होता होगा, ऐसा तो और होता है तो ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? घरेलू ट्रीटमेंट कुछ है तो घरेलू ट्रीटमेंट हो, अगर कुछ ऐसा ही पता चलता है कि बर्दाश्त से बाहर है, कंटिन्यू कर रहा है, तो किससे मिलना चाहिए, क्या? आंकड़े इसके हैं, लेकिन ऐसा कोई फिगर आउट नहीं है कि एक जनरल है कि भाई 1 in 30, 20 to 30 नहीं, आप अपने प्रैक्टिस के दौरान देखिए तो उस समय क्या एंडोमेट्रियोसिस का उतना ज्यादा केसेस नहीं है। एक्चुअली इनफर्टिलिटी जब होता है ना महिलाओं को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं, तब वो महिलाएं हमारे पास आती हैं और उस समय हम लोग उनसे ड्रेन आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या मेन प्रॉब्लम है। तब वो बताती हैं कि हमारा पेन बहुत ज्यादा रहता है या हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस हो गया या यूटेराइन एडेनोमाइसिस जिसमें बोलते हैं। हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में उनके यूट्रस बहुत बड़े साइज के हमें मिलते हैं, क्योंकि ग्रोथ हो के जो एंडोमेट्रियम अपने जगह पर रहेगा तो उतना बड़ा साइज नहीं होता यूट्रस का। नॉर्मली यदि वो मायोमेट्रियम में भी चला जाएगा तो यूट्राइन साइज हमें बड़ा मिलता है। फिर ओवरी का भी एनलार्जमेंट होता है, तब हम लोग डायग्नोज करते हैं कि आपके पेन का कारण एक एंडोमेट्रियोसिस बहुत बड़ा कारण है और उसमें हम लोग उसका इलाज करते हैं, हार्मोन देते हैं जिसके चलते कि वो फिर उनका साइज ठीक होने लगता है और दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वो कंसीव कर सके। यही एक जगह है जहां हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये जो हमारी पेशेंट है वो एडेनोमाइसिस या एंडोमेट्रियोसिस के शिकार है। सिर्फ आप लोग जो ये रिसर्च कर रहे थे या अभी कर रहे हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसमें क्या पाया? अगर नेशनल इंटरनेशनल के पैमाने पर देखें जी, तो ये परसेंटेज क्या हो सकता है और किस तरह के लोगों में? इसलिए कि एक इलाका है जिसे जहां बैठ के बात करें, झारखंड का इलाका है, वो मालन्यूट्रिटेड है, एनेमिक है, सबसे ज्यादा मालन्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा एनीमिया यहाँ पर है। वो भी एक कारण है क्या, या जैसा बता रही डॉक्टर सुमन की सिर्फ जेनेटिक है? सिर्फ जेनेटिक नहीं, उन्होंने कहा कि जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक भी। तो आप लोगों ने क्या पाया अपने रिसर्च में? जब हम आंकड़ों को देखते हैं और उन पर गौर करते हैं, ऐसा पाया गया है कि विश्व भर में करीब 19 करोड़ महिलाएं हैं जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस होता है, और ये महिलाएं वो होती हैं जो रिप्रोडक्टिव एजेस में होती हैं। बहुत वृद्ध महिलाएं और बहुत ही यंग महिलाओं में, बच्चियों में ये डिजीज नहीं पाया 12 to 40 हम लोग कह सकते हैं, 12 to 40 लगभग। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है सर, जी, वो 20 से 40 करीब 19 करोड़ महिलाओं को यह डिजीज होती है, और इन 19 करोड़ में से करीब 42%, 42% महिलाएं भारत से हैं। अच्छा। किंतु सोचने की बात यह है कि
फिर भी भारत में इस डिजीज पर उतना रिसर्च, उतना शोध नहीं किया गया है। सो जैसा कि आपने पूछा, किस क्लास में है ये 42%? जैसे आप बिल्कुल वही, जैसे हमें अभी तक ये नहीं पता है कि किस क्लास में यह बीमारी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस पर वैसे सर्वेज, वैसे रिसर्चेस करवाए नहीं गए हैं। एक जागरूकता की कमी है कहा जा सकता है, और इसी कारण से हमने इस प्रोजेक्ट को उठाया। हमारे प्रोजेक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्वेज डिजाइन करें, हम लोगों से मिले ताकि हमें बेहतर आंकड़े मिले, और ताकि हम कहीं ना कहीं कुछ को रिलेट कर पाए कि क्या ऐसे एरियाज में एंडोमेट्रियोसिस ज्यादा पाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इग्नोर भी कर सकते हैं। बस। तो अब झारखंड के संदर्भ में ज्यादा कंसंट्रेट हैं, उसी पर फोकस हमारा है। झारखंड में इस पर रिसर्च करने के लिए, पता करने के लिए आप लोगों के पास कोई योजना है कि वहां से अपने इंस्टीट्यूट से बात करेंगे कि भाई झारखंड में इस तरह का कुछ शोध किया जाए, कुछ आंकड़े इकट्ठे किए जाए, कुछ डॉक्टर से मिला जाएगा, जी, बताएं। कोशिश हमारी वही रही है कि हम डॉक्टर से मिले, साथ ही साथ हम एनजीओ से कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फील्ड वर्क करें, वो जाके सर्वेज भरें, लोगों से बातचीत करें कि क्या उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, और यदि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, पहले तो वो जानेगा कि एंडोमेट्रियोसिस है। जी वही, सो वही, क्या उन्हें इस बात की क्या उन्हें ये पता है कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण कई सारे दूसरी बीमारियों से मिलते हैं। सो इसी जागरूकता की बहुत कमी है, बिल्कुल कमी है। सो कोशिश तो है। हमने बताया ना भाई, गंदे कपड़े आज भी इस्तेमाल होते हैं, आज जी, भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि बहुत सस्ता हो गया है। हाँ, जी बहुत सस्ता हो जाने के बाद भी जागरूकता की कमी तो है। डॉक्टर नसरीन, आपका जो फील्ड है, उस फील्ड में जो आपको फीडबैक है, या आपको जो लगता है कि इस तरह का जो केस है, उस केस को कैसे लोग डिटेक्ट करते होंगे? आपने कभी सुना था इस बीमारी का नाम, इस डिजीज का नाम सुना था हमने, लेकिन अभी तक जिस बच्चों के साथ, किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे कभी किसी के साथ नहीं हमने सुना, या कभी ने इस पर किसी ने कोई चर्चा कभी नहीं की। और शायद जैसा अभी इस पैनल पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि वही बात होती है कि डॉक्टर सुमन ने जैसा बताया कि पेन कंटिन्यू कर रहा है और पेन बर्दाश्त से बाहर है। जी, अगर जी। मैंने वहां भोजपुरी और हिंदी अंग्रेजी दोनों का टर्म मिला के बर्दाश्तेबल नहीं है। बिल्कुल। मैंने तो आपको उस समय डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा। तो उस समय जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर भी एक्सपर्ट डॉक्टर, उससे नहीं काम चलेगा। क्या कि कह रही है उससे आपका पेन खत्म होना ही नहीं है। बिल्कुल। तो वही है कि एक तो कि उनको जाना है डॉक्टर के पास में, एमबीबीएस डॉक्टर के पास में, वो अवेयरनेस भी लोगों के पास में होना जरूरी है कि अगर पेन भी हो रहा है तो हमें दिखाना भी जरूरी है, और वो पेन सहने भर है या ज्यादा है वो बात की बात है, लेकिन वहां तक तो पहुंचे, वहां तक तो पहुंचने में ही जो गैप होता है ना, या तो वो घरेलू उपचार में चला जाता है, या नहीं तो टोटका में चला जाता है, टोटका में चला जाता है। तो ये एक हमारे झारखंड में बहुत बड़ी विडंबना है कि जब तक महिलाएं या लड़कियां जो है वो काम करती रहती हैं, तब तक लोग समझते हैं कि वो बहुत स्वस्थ है। नहीं, वो सामान्य जगहों में ये है कि हमको बताया ना, बर्दाश्तेबल एक वर्ड इस्तेमाल हमने किया वो बताना भी नहीं चाहते। हमको बीमारी होती है तो डॉक्टर के यहाँ तभी जाते हैं जब बर्दाश्तेबल नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और है उसमें कि हम बताना भी नहीं चाहते ना, एक छुपाने वाली जो वो तो अलग टेंडेंसी है, वो वो बहुत एक है। अलग है। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है कि हम अपने स्त्री संबंधित कोई भी बीमारी बताने में हिचकते हैं और तब जाते हैं जब तक कि मामला बिगड़ चुका होता है। ये तो ये भयंकर है अपने बिल्कुल। लेकिन ये भी है ना कि जैसे अब एक एग्जाम्पल है कि जब होम डिलीवरी होती है, अभी भी होती है, तो उसमें यही बात कहा जाता है ना, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब अब ये हम समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती है। तो उनको यही बड़ा किया जाता है कि लड़कियों की आवाज, दर्द, तकलीफ सहना ही उनके अंदर डाला जाता है। तो हमें उस पे काम करना, फिर से वही पे हम बात करते हैं कि ये जानकारी के साथ अवेयरनेस करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप लोग कह रहे हो कि एनजीओज के साथ बात करना चाहिए, ये तो जरूरी है, लेकिन मेरा एक सुझाव यहाँ पे ये भी है कि स्कूल में अगर हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, उनके साथ भी बात करना जरूरी है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में भी ये चीजें आ रही हैं।
बायोलॉजी का जो चैप्टर होता में अगर शारीरिक बदलाव का चैप्टर है वो ऐसे ही उलटकर पार कर दिया जाता है। जहाँ पे कुछ अवेयरनेस हुई है तो लोग वहाँ पे पढ़ाना शुरू किए, तो वहाँ पे इसको लाना जरूरी है, इस पे बात करना जरूरी है। ये यहाँ पे हम आप लोगों के सामने एक सुझाव के तौर पे इसको कह सकते नहीं, हैं। देखिए अपने झारखंड में कहीं भी हर स्टेट में लगभग, अब जैसे एक सिलिकोसिस बीमारी है जो पत्थर के खदान में या शीशा वगैरह का जो काम करते हैं, उसका सिलिकॉन जो उड़ता है उसकी वजह से हो जाता है, फेफड़ा जाम हो जाता है। तो यहाँ एक एनजीओ नहीं, वो सीधे एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने काम किया और सिलिकोसिस का मरीज खोज के निकाला। सिविल सर्जन ने कह दिया कि नहीं, सिलिकोसिस यहाँ झारखंड में है ही नहीं। और 20 वर्ष से वो आदमी कह रहा है कि सिलिकोसिस है, हमने यहाँ जांच कराई, यहाँ जांच कराई, वहां जांच। जब आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, पहले स्वीकार करना होगा नहीं, दूसरे की सिम्टम्स के बारे में थोड़ा भी पता अगर होगा, थोड़ा भी पता होगा, तब हम उस ओर बढ़ेंगे कि अब आपको एक्सपर्ट के यहाँ ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। श्लोक, आप बताइए कि रिसर्च के दौरान आपने नया क्या खोजा उसमें कि इस पर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर्स से जो बातचीत हुई, डॉक्टर्स ने क्या कहा कि उनके पास जो केसेज आते हैं किस तरह के केसेज आते हैं? हाँ, तो जैसा मैडम ने कहा कि आपने भी कहा कि पेन जब अनबियरेबल हो जाता है तभी लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं इस बीमारी के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ती है इसका उपचार करने के लिए फाइनली। तो डॉक्टर्स ने क्या सुझाव दिया हमें कि आप ऐसे हार्मोन्स को ढूंढें जो हो सकता है शुरू में ही इसके उत्पन्न होने में इन्वॉल्व हों। तो हमने इस पर थोड़ा शोध किया और हमने कुछ पेपर्स निकाले जो कह रहे थे, एक हार्मोन का नाम है IL-8 करके, जो कि इसके शुरुआती दौर में काफी बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए हमने सर्जरी ना करनी पड़े इसके लिए कोशिश किया कि इस हार्मोन को शुरू में ही थोड़ा कंट्रोल किया जाए, इस तरह से बनाया जाए कि ये बीमारी न फैले आगे चलकर। तो ये एक नई चीज है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। IL-8 ही वो मुख्य रूप से इंटरल्यूकिन, हाँ, इंटरल्यूकिन 8 वही मुख्य रूप से वो चीज है जिस पर हम लोग शोध करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसा मैम ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि हमें शिक्षा विभाग और अपने स्कूली शिक्षा में इस चीज को जोड़ना पड़ेगा कि हम इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं शिक्षा विभाग से बात करने की, और कल ही हम असल में सचिव जी से मिलने जा रहे हैं सोमवार को। तो इस बारे में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, जिसके बाद वो बाकी के समाज में फैल सके। आप देखिए, आप दोनों रिसर्चर हैं और दो एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने फील्ड के दोनों माहिर हैं। इनसे भी कुछ आप ले सकते हैं फीडबैक, और ये फीडबैक भी अपने साथ जोड़ सकते हैं वहां पर। आपके यहाँ जो केसेस इस तरह के आए, खास करके इस डिजीज के, तो उसमें कैसे आपने ठीक है, एक नए हार्मोन का इन्होंने नाम बताया, तो ये हार्मोन का इंजेक्शन या टैबलेट कुछ आया है क्या? इंटरल्यूकिन का कुछ नहीं आया, लेकिन इंटरल्यूकिन को कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हार्मोन्स है, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जिसे हम लोग देते हैं, करीब करीब 6 महीना तक देते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो यूट्राइन साइज होता है एडेनोमायोसिस का, वो कम हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है। और मैंने जैसे बताया था कि एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जब मेंस्ट्रुएशन होता है कैसे रिलेशन इसका मेंस्ट्रुएशन से, तो मैंने बताया था कि यूट्रस कंट्रैक्ट करता है। तो कभी कभी कंट्रैक्शन के समय क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उससे मेंस्ट्रुअल ब्लड वो निकल जाता है और कहीं कहीं जाके बैठ जाता है। पेल्विस में सैक्रम के पास जो होते हैं सैक्रल लिगामेंट, उसमें बैठ जाता है, ओवेरियन लिगामेंट में बैठ जाता है, ओवरीज में बैठ जाता है। इवन जो स्कार होते हैं ना, सिजेरियन स्कार होते हैं या कोई भी ऐसा स्कार होता है, वहां जाके बैठ जाता है। तो ये, और जब दूसरी बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है उनके बैठने के बाद, तो फिर ये सभी कंट्रैक्ट करने लगते हैं और ब्लीडिंग होती है उन सब जगहों पे और पेन बढ़ जाता है। तो इसको सबसाइड करने के लिए हम लोग हार्मोन देते हैं, स्पेशली एंडोसिस, बहुत सारे हैं, आई शुड नॉट टेक एनी नेम ऑफ दैट, जो कि बेसिकली वो लोग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही वेरिएंट ग्रुप्स है वो लोग, और अच्छा काम करता है। तो मैंने जैसे बताया था कि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, जब बच्चे नहीं होते, पेन इतना ज्यादा होता है, शादी के बाद ही वो आती है हमारे पास में, और हम लोग उसका इलाज है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, इलाज है। शादी के पहले कोई बच्ची गई क्या कि हमको इतना पेन हो रहा है? तो सर जैसे कि 18 साल तक की बच्ची आती हैं तो पेन उनके पास होता है, तो कभी भी एंडोमेट्रियोसिस हम लोग नहीं सोचते हैं, हम लोग खाली दवा देते हैं जिससे उनका पेन कम रहे और ठीक हो जाए। कि ये मेंस्ट्रुएशन के समय पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, धीरे धीरे पेन रहता है लेकिन डल एक जिसको बोलते उस फॉर्म में रहता है।
तो उस समय हम लोग नहीं देते हैं। स्पेशली जब शादी के बाद वो हमारे पास आती हैं, तब हम लोग डायग्नोज करते हैं और उनका इलाज जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो आपने कहा कि 44, आप ही ने कहा 42% के आसपास इंडिया में इस तरह के हैं। इंडिया में जो लोग हैं जी। वो इलाके भी बटे हुए हैं क्या, जैसे बिहार के इलाके में हो, मुंबई के इलाके में, महाराष्ट्र के हाई इलाके में सोशियो हो? इकोनॉमिक स्टेटस में ज्यादा पाया गया है। अच्छा, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में ये बात है कि इस बीमारी के प्रति जागरूकता ज्यादा रहती है। तो यदि सकता है। लेट्स से कोई हाई सोशो इकोनॉमिक पर्सन है, उन्हें यदि कोई बीमारी होती है या फिर उन्हें कष्ट होता है, तो वो जनरली एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करते हैं, 100 टाइप के टेस्ट रन किए जाते हैं, तब डॉक्टर्स कह देते हैं कि जी ये एंडोमेट्रियोसिस है। जबकि कई इलाके होते हैं, जैसे कोई पिछड़े इलाके हैं, रांची के ही कई, झारखंड के ही कई गांव ले सकते हैं, वहाँ पे ना ही ऐसे टेस्ट करने की फैसिलिटी रहती है, ना ही डॉक्टर्स को इस चीज़ के प्रति उतना ज्ञान रहता है। सो कई बार एंडोमेट्रियोसिस को सिर्फ पीरियड का ही कष्ट बोल के छोड़ दिया जाता है। इसकी ना इसे डिजीज कहा जाता है, ना ही इसका कोई उपचार किया जाता है। हम जब डॉक्टर से बात कर रहे थे, बल्कि जब हम एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट से बात कर रहे थे अपने शोध के दौरान, ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा कि उनके टीनेज के दौरान, पूरे एडोलेसेंस में, उन्हें यही कहा गया कि आपका बस पीरियड पेन लंबा जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। किंतु इसके कारण जो अनबेरेबल पेन होता है, कष्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और चूंकि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उन्हें हम कह रहे हैं कि डिले होने से क्या फर्क पड़ता है? डिले होने से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंडोमेट्रियोसिस बहुत तरह से प्रोग्रेसिव डिजीज है। एंडोमेट्रियोसिस में भी कई स्टेजेस होते हैं। शुरुआती स्टेजेस में कष्ट कम रहता है और बाकी स्टेजेस में वो जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है वो शरीर के कई भागों तक जा सकता है, यहाँ तक कि दिमाग में भी पहुंच सकता है, जिससे कष्ट बहुत बढ़ जाता है, ब्लीडिंग होती है और वही अनबेरेबल हो जाता है। सो जब ब्लीडिंग क्या कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती नहीं, है? मेंसेस किस में सर? मैंने 2-3 दिन जो रहता है उसके अलावा भी होता 5 रहता है? दिन रहता है सर। अच्छा, हाँ। और ऐसा होता है कि जब हम यंग है, लेट्स से हम एडोलेसेंट हैं और हमें ऐसा कष्ट हो रहा है पीरियड्स का, और हम डॉक्टर के पास जाके उन्हें बता रहे हैं कि हमें ये कष्ट है, लेकिन डॉक्टर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें भी इस चीज के बारे में ज्यादा अंदाजा है नहीं। तो एक जो एस्पेक्ट है वो है मेंटल हेल्थ का, वो भी सामने आता है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। हमने जिन पेशेंट से बात की उन्हें कॉलेज से वापस आना पड़ गया क्योंकि उनका कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा था और लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ पीरियड्स का पेन है। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के जिन्हें हम टारगेट कर रहे हैं। अगेन, डेटा हमारे पास ठोस अभी बहुत ही कम है। हम इसीलिए जागरूकता की कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार से बात कर रहे हैं इस बारे में जागरूकता फैलाने की। हम स्कूल्स जा रहे हैं, हम एनजीओज जा रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। और बहरहाल हम जितने भी लोगों से बात कर चुके हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब डायग्नोज भी हो जाता है कि जी आपको एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत सारे जो इसके उपचार होते हैं वो भी ठोस नहीं है। जैसे मैम ने कहा, हार्मोन के जो रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की जो थेरेपी रहती है, हमने कुछ पेशेंट से बात की तो प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी कई बार काम करता है, लेकिन एक इश्यू है जिसे हम रिकरेंस कहते हैं। दर्द कुछ दिन के लिए कम हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आ जाता है, और इस बार जब वो वापस आता है वो ज्यादा रहता है, वो बहुत ही ज्यादा रहता है। तब लोग दूसरे उपचार सोचते हैं और तब जाके सर्जरी एक अंत में मिलता है उन्हें। लेकिन सर्जरी के अपने रिस्क रहते हैं। सर्जरी में बहुत सारे सर्जन्स रहते हैं जो कि पेशेंट्स के वेलबींग का ध्यान नहीं रखते हैं, वो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स भी काट देते हैं। इसीलिए हम अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसा उपचार लाने का कोशिश कर रहे हैं जिससे सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े, और साथ ही साथ जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो टिके। ऐसा नहीं है कि यदि हम ट्रीटमेंट अभी कुछ महीनों तक देके छोड़ दे रहे हैं उसके बाद वो कष्ट वापस आ जाएगा और एंडोमेट्रियोसिस रिकर कर जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। अभी क्या नहीं, अभी तो एक विज्ञापन आ रहा है, बच्चे से पूछा जाता है तुम क्या करोगे, तो बोला कि मैं डॉक्टर बनोगे क्या, बोला नहीं मैं ऐसी दवा बनाना चाहता हूँ कि लोगों को बीमारी नहीं पड़ना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमारी जब होगी तो उसका दवा तो होगा ही, दवा नहीं होगा सर्जरी होगी, यही ना दो रास्ता है। तीसरा है कि आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, आप नेचुरोपैथी में जाइए और वहां करिए। आप जिन डॉक्टर से मिले, उन डॉक्टर का अगर क्लास पूछा जाए, बड़े बड़े अस्पताल हैं, कॉर्पोरेट अस्पताल, उस तरह के अस्पताल के लोगों से मिले या सामान्य सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर से मिले और उन लोगों से बातचीत करने के बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचे? तो जिन डॉक्टर से हमने अभी तक बात की, क्योंकि हमारा मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट था वो बैंगलोर में चल रहा था, तो उसी इलाके के आसपास जो डॉक्टर्स थे इस फील्ड में, हमने उनसे बात की।
लेकिन हम ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गाँव में है, तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात की क्या आपने? हाँ, बंगलोर वहाँ में? पर जिन डॉक्टर से हमने बात की वो दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में रह चुके हैं। और जैसा कि शीर्ष ने कहा भी कि हम लोग नए उपचार पर जो काम कर रहे हैं उसमें हमने एक चीज पाई कि एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि कई बार जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे जनरली जो भी बीमारियां होती हैं उसके खिलाफ काम करते हैं, कई बार क्या होता है कि वो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसको नहीं हटा पाते हैं जड़ से, क्योंकि वो हमारे अपने ही शरीर का हिस्सा था एक समय पर। तो हमने एक उपचार में क्या किया, जो हम कोशिश कर रहे हैं शोध करने की, कि उन्हीं वाइट ब्लड सेल्स पर काम किया जाए, जिसके कारण वो हमारी बॉडी में जब लंबे समय तक रहेंगे तो हमें बार बार इस उपचार को नहीं देना पड़ेगा। अगर हम एक बार ट्रीटमेंट करते हैं तो वो 6 महीने 1 साल कम से कम रह सके बॉडी के अंदर, और उससे हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हमें बार बार रिकरेंस हो रहा है, वो सारी चीजों से उलझना ना पड़े। हाँ डॉक्टर सुमन, आप जो ट्रीटमेंट कर रही हैं फिलहाल, तो उसमें कितना ये बार बार रिपीट करने का होता है क्या, कि रिपीट हो रहा है? हाँ, रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है। रिकरेंस है? बहुत ज्यादा रिकरेंस है। इस अर्ली स्टेज में यदि हम लोग ट्रीट करें तो शायद रुक जाए, लेकिन लेट हमारे पास आती हैं, वो सेकेंड स्टेज तक हमारे पास पहुंच पाती हैं। और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जब तक उनकी हार्मोन से दें 6 महीना, साल भर, कभी कभी साल भर 2 साल तक भी इलाज करते हैं, और उसमें एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स जो होते हैं सप्रेस्ड हो जाते हैं और पेन उनको कम होता है, तो वो लोग उसमें खुश रहती है। और इवन कभी कभी हम लोग एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट निकालते भी हैं, जैसे यूट्रस से भी निकाले हैं हम लोग, ओवरी से भी निकाले हैं, और तब महिलाओं का पेन भी कम हो जाता है और जो इनफर्टिलिटी इशू भी खत्म हो जाता है, वो गर्भ धारण कर पाती हैं। और आप जिस समय पढ़ रही थी जी, मेडिकल की जो पढ़ाई कर रही थी, उस समय भी बीमारी थी या उसका नाम था, उस पर चर्चा होती थी? जी, मैं जब पढ़ रही थी उस समय तो एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही अर्ली स्टेज में था। अच्छा। और अभी इसके ऊपर चर्चा हर सेमिनार में हर समय होते रहता है। अभी जस्ट एक वेबिनार हमारा खत्म हुआ है जिसमें कि पैनल डिस्कशन था एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर में, जस्ट 1 हफ्ता पहले हुआ था, 6 तारीख को वो हुआ था। तो इस पे चर्चा लगातार जारी है। और क्यों अभी ये चर्चा की जो बात आ गई, अचानक ये बाजार में आ गया? जैसे कि अचानक नहीं, पिछले 10 हमको साल लगता है से कि आया है सर। पिछले 10 साल जब हम से। लोग स्कूल में थे उस समय कैंसर का नाम धीरे धीरे सुनना शुरू किया था। हाँ। उसी समय कैंसर आया था, क्योंकि शोध होते फिर चला उसके गया बाद ना। में कॉलेज में आया तो एड्स का नाम। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो होने के बावजूद पता नहीं चलता है। जी, वो शोध पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे बच्चे ये लोग शोध कर रहे हैं तो निकाल रहे हैं, उसी तरह से हमारे डॉक्टर्स में भी वैज्ञानिक तरह के लोग होते हैं जो कि इसका शोध करते रहते हैं। और पिछले 10-15 साल से तो एंडोमेट्रियोसिस इन है, हमारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती है इसके बारे में, और इसका डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग इसे नहीं भी पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका स्टडी, और ट्रीटमेंट तक वो ट्रीटमेंट क्या है जान जाते हैं और अंदर गहन नहीं जाते हैं। लेकिन सही में ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और यदि इंटरल्यूकिन आ जाए जो कि मेन कारण है इन्फ्लामेटरी, वो तो एजेंट्स है ना, इन्फ्लामेटरी एजेंट्स है, इसको कुछ ऐसा चीज निकल जाए इंटरल्यूकिन को सप्रेस कर दे तो ये बीमारी अपने आप, अब जब सप्रेस रहेगा ना सर कोई भी चीज, तो वो जो बीमारी बढ़ेगा ही नहीं, सप्रेस होते होते खत्म हो जाएगा। यही एम है इस ट्रीटमेंट का, और हमारा भी यही एम रहता है। लेकिन हाउ लॉन्ग टू गिव प्रोजेस्टेरोन, बहुत लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हमारे जितना तक काम है, हमें जितने तक जरूरत है, फिर हम लोग रिपीट करते हैं दवा को सर। 2 साल 3 साल कंट्रोल रहा, फिर हुआ, फिर कंट्रोल किया। जब उनका एज हो जाता है, सपोज 45 इयर्स हो गया, तो हम लोग यूट्रस निकाल भी देते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे है तो निकाल देते हैं। वो एक समाधान है क्या? लास्ट रिसोर्ट। हम लोग जल्दी, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डायरेक्शन से आगे अननेसेसरी हिस्टेक्टमी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी कोई भी हिस्टेक्टमी हमें कारण लिखना पड़ता है कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या इसके बिना चल सकता था, क्या इसके बिना इलाज संभव था, और उसमें हाँ और ना में जवाब देना होता है। और हमने हाँ में दिया तो हमारे ऊपर चार्जेस हो सकते हैं। आपने, चूंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन, आपने अभी बताया था बॉडी का यूट्रस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पहले हमें क्या बताया जाता, क्या हमारी जो धारणा थी, अरे इसका तो हमें बच्चा हो गया, इसका कारण काम क्या है? हाँ, जी सर, उसे निकाल के हटा दो। अब तब लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हार्मोन्स जनरेट करने की शक्ति है। जो ओवरी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यूट्रस रहेगा सर तभी ओवरी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरी, यूट्रस निकाल दिए, ओवरी छोड़ दिए, उसका मैक्सिमम लाइफ 5 इयर्स होता है।
इस पर आपका स्किन डिपेंड करता है, आपका हेल्थ डिपेंड करता है। बहुत ईस्ट्रोजन महिलाओं में होता है, पता है हार्ट अटैक महिलाओं को नहीं हुआ करता था, महिलाओं में ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों नहीं हुआ करता था? बिकॉज ये हार्मोन हमारे लिए फायदेमंद था, जो हमारे लोग नहीं समझे और अब समझ रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। और आप लोग अवेयरनेस पैदा करें तो शायद और ज्यादा आप लोग का काम सफल होगा। हाँ शीर्ष, जी। इसमें कुछ एडिशन है आपका? जैसा कि मैम ने कहा, कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत बार जब हमने डॉक्टर से बात की, हमने यही पूछा कि इसका करंट ट्रीटमेंट क्या है। जो भी एक्सपर्ट्स रहे हैं इस फील्ड में एंडोमेट्रियोसिस के, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ इसी फील्ड पर शोध करते हैं, सिर्फ इसी फील्ड पे उपचार करते हैं, उन्होंने कहा कि कई लोग हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। बिल्कुल पहले ही स्टेज में वो कहते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, हमें हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी, किंतु यूट्रस हटा देने से शरीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस बिगड़ जाते हैं। करेंटली जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है एंडोमेट्रियोसिस का, उसे हम एक्सिजन सर्जरी कहते हैं। कुछ नोड्यूल्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, जो कि जनरली चॉकलेट ब्राउन कलर के होते हैं, या फिर डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहचान लेते हैं देखकर। फिर वो उन स्पेसिफिक चीजों को काट के हटा देते हैं लैप्रोस्कोपी के जी, द्वारा हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा, जैसा कि मैम ने कहा। लेकिन वही रिस्क हमेशा रहते हैं। रिकरेंस रेट घट काफी जाता है एक्सीजन सर्जरी से, लेकिन रिकरेंस रेट रहता फिर भी है। कुछ भी ऐसा रामबाण उपचार है नहीं एंडोमेट्रियोसिस के लिए। और अवेयरनेस, जैसा कि आप कह रहे थे, ये कुछ ही दिनों पहले एटलीस्ट अवेयरनेस, जो जागरूकता बढ़ी है, जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, जैसे जैसे शोध हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास नई तकनीकें आ रही हैं, उसके बना पे जागरूकता बढ़ रही है इस बीमारी को लेकर, और वैसे ही लोग इसे जान भी रहे हैं। और जैसे ही लोग जान रहे हैं, हम ट्रीटमेंट पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई और कॉलेज रह चुके हैं, कई और साइंटिस्ट रह चुके हैं जो कि इस पर शोध कर चुके हैं। शोध हो रहा है, जागरूकता भी बढ़ रही है, किंतु हम अभी भी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हैं, अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में। श्लोक, आपने शोध जो शुरू किया, उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने शोध किया होगा, इस पर काम किया होगा, तो उनका फलाफल क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा? उन लोगों ने कुछ बनाया, जैसे कि आपने कहा एक IN8 के बारे में, तो IN8 उनकी खोज है या IN8 पर आप लोग काम कर रहे हैं या पूरी दुनिया में काम चल रहा है, क्या है? तो जैसा मैंने कहा, और जैसा मैम भी बोल रही हैं कि 10-15 सालों से काफ़ी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में चर्चा हो रही है। तो जब ये सामने आया इतना ज़्यादा, और जब ये पता चला कि प्रोजेस्टेरोन या अन्य हार्मोन इसमें हैं, तब लोगों ने कोशिश किया उन हार्मोन्स को ढूंढने का, या फिर उन सभी कारणों को ढूंढने का जिससे ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो IL8 जैसे सामने आया, उसी तरह से IL6, IL37, इस तरह की कई सारी चीज़ें थी जो सामने आई। उन पर धीरे धीरे शोध हुआ और पता चला कि हो सकता है ये मुख्य कारण नहीं है, या फिर ये एक कारण है। उस तरह हम कई कारणों को धीरे धीरे पता कर रहे हैं, और जैसे जैसे शोध हो रहा है, शोध इसी दिशा में बढ़ रहा है कि हम एक ऐसा ट्रीटमेंट निकाल सके जिससे ये हो ही ना, या फिर हो भी तो सप्रेस हो जाए। तो धीरे धीरे हम कुछ हार्मोन्स को अलग कर रहे हैं कि इससे ये हो सकता है या इससे ये नहीं हो सकता है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है ये उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमने शुरू किया उस पॉइंट से कि IL8 इसका एक मुख्य कारण हो सकता है, और इसको सप्रेस करने से हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम उस पर आगे शोध ले पहले जो काम हुए हैं IL8 के पहले, तो उस काम का रिजल्ट क्या है, फलाफल क्या है? हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि उससे आया कि IL6 कुछ चीजों को कंट्रोल करता है, IL37 कंट्रोल कितना हुआ, कंट्रोल कितना? आप जो नया ला रहे हैं, IL8 ला रहे हैं, उससे कंट्रोल कितना हुआ? कंट्रोल हुआ? हाँ, तो जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में, जैसे कि मामूली बुखार हुआ करता था, तो उसमें 500 mg का वो चलता था, क्या नाम है, क्रोसिन या पैरासीटामोल, इस तरह का। अभी जो बीमारी है उसमें 750-650 का चलने लगा। तो हमारा शरीर भी तो उसी हिसाब से वो कर रहा है ना। हाँ, तो देखिए, ये शोध इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम किसी चूहे के अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस किए, उस पर टेस्ट किए, फिर जब वो पास हो जाता है उसके बाद उसे इंसानों पर करते हैं। तो हमने जहां से इस रिसर्च को चुना आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने कुछ टेस्ट किए हैं इंसानों पे, और वो सक्सेसफुल हुआ। जैसा मैम कह भी रही थी कि वो सप्रेस होते होते हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो हमने वहीं से इसे शुरू किया है और हम इसे आगे ले जाए। अभी जैसे हम जो शोध कर रहे हैं, तो हम एक सेल लाइन बना रहे हैं जिस पर एंडोमेट्रियोसिस का ये बढ़ाएंगे, और उस पर इन चीज़ों को डालकर देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं।
और अगर एक बार वो साबित हो जाता है तब हम ये कह सकते हैं पूरी इसके साथ कि IL-8 इसे रोक रहा है और ये एक अच्छा इलाज हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस के लिए। आपके पास फिर लौटते हैं, डॉक्टर नसरीन से थोड़ा बात करते हैं। आपके इलाके में एडोलसेंट के बीच में आमतौर पर इससे जुड़ी हुई किस तरह के सिम्टम्स या बीमारियां हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए लोगों के पास क्या बेस है और ये क्या नाम है, कहाँ जाती हैं और रिजल्ट क्या होता है? इससे जुड़ी हुई बीमारी के तौर पे जो पहले भी हमने कहा कि उस नाम से वो नहीं जाती, लेकिन वो ज्यादा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो वहाँ नहीं, एक तो हुआ कि भाई हमको पेन हो रहा है, हर बार पेन बढ़ता जा रहा है, तो हम गए जी, वहां पर गए, हमको पेन किलर मिला, बिल्कुल वो जो लोकल जो प्रैक्टिशनर है उनसे भी मिला, सरकारी अस्पताल में गए तो वहां भी मिला, जी, उससे बात नहीं बनी, स्थिति बहुत भयावह हो गई। भयावह हो गई तो घर के लोग जो है जितना दबा सकते हैं कि पहले शादी कर दो उसके बाद देखा जाएगा, शादी वाला समझेगा। जी, ऐसा होता है आमतौर पर गांव में। ये जो चलन है ये तो है कि ये सारी बीमारी है तो इस पे ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा दिखाना नहीं, शादी के बाद ये ठीक हो जाता है। ये तो बिल्कुल एक मिथ जो है वो चल रहा हिस्ट्रिया के है। बारे में भी ऐसा ही है कि शादी के बाद ठीक हो जाता है। हिस्ट्रिया अगर आपको हो रहा है शादी के बारे में ठीक हो जाता है। अभी भी गांव में ये प्रचलन है। हिस्ट्रिया इसकी सबसे पहले काम करो, इसको शादी कर दो और घर में आकर मेंटल डिजीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर और बढ़ जाती है, फिर परेशानी शुरू हो जाती है। जी, तो बिल्कुल ये तो है कि हाँ इस पे ज्यादा बात तो होती नहीं है और शादी के बाद ये ठीक होता है, लेकिन कुछ अवेयरनेस तो है लोगों के बीच में। ये भी देखने को मिला है कि लड़कियां भी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पहुंचती हैं, सदर हॉस्पिटल वहां पहुंचती हैं और जो भी ट्रीटमेंट है उस पर खुद से पहल करना शुरू की है। तो हमें लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है इसको और भी बढ़ाने की सुमन जरूरत और है। इन स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर अर्ली स्टेज में चीजें ठीक करने की कोशिश की जाए तो बेस्ट है, जी, इसलिए कि वो लगातार जो बढ़ता जाता है वो बाद में ठीक करने में बहुत कठिनाई होती है और ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो अर्ली स्टेज में तब ठीक हो जब उसको पता होगा, यही उसी जब बात पे गार्जियन को हम आ पता रहे होगा। थे, बिल्कुल, नहीं। कि एक तो उनके पास में वो अवेयरनेस है नहीं कि ये है क्या, मेरे शरीर के अंदर। आपके प्रोजेक्ट से ही जुड़ सकता है क्या, ICRW से ये जुड़ सकता है क्या कि भाई इस पर भी काम हो कि हम लगातार उसको फॉलो अप करें कि जिस लड़की को लगातार तकलीफ हो रही है उसको काम करके देखें और डॉक्टर के पास पहुंचाएं या गार्जियन को कहे कि भाई डॉक्टर के पास ले जाओ इसको, इस तरह का। अवेयरनेस वाले काम में हम बिल्कुल साथ में साथ चल सकते हैं, क्योंकि जब हम किशोरियों के साथ स्कूलों में भी काम कर रहे हैं और एक हमारा करिकुलम भी है जिसमें हम बच्चों को ये सारी जानकारी भी देते हैं, उनके शारीरिक बदलाव पे हम बात करते हैं, जेंडर की बात उसमें भी होती है, वो अलग अलग मुद्दे पे अलग NHM को जोड़ा जा सकता है इसमें, हमको लगता जी। है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उनको भी उनके जोड़ा जा लोगों को जोड़ा जा सकता है, सकता है और बिल्कुल, वो ज्यादा कारगर हो सकते हैं हाँ, कंपैरेटिवली बिल्कुल। औरों के। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें लगता है कि वो जो महिलाओं का जो ग्रुप है, जो हम कह रहे हैं कि जो लाइवलीहुड मिशन का जो ग्रुप है महिलाओं का, उनके साथ में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी कन्वर्जन चाहिए कई वो का। हाँ, सारे डिपार्टमेंट का कन्वर्जेंस चाहिए, जैसे LPS है, शिक्षा विभाग है, फिर स्वास्थ्य विभाग है, PRI डिपार्टमेंट है, ये सारे लोगों का एक कन्वर्जेंस होना जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस तभी होगा जब हम सबका कन्वर्जेंस करेंगे। और साथ ही साथ जो रिसर्च में आप सब इस पे काम कर रहे हैं, शुरुआत में ये भी हम एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं, जब HIV/AIDS की बात हो रही थी लोग उस पे बात करना ही पसंद नहीं करते थे, और आज के टाइम में देखेंगे कि बहुत अवेयरनेस हुआ है झारखंड में और लोग उस पे बात करते हैं। उसके लेकिन बाद इस बीच में बहुत की जान चली गई, हजारों हाँ, लोग मर बिल्कुल, गए, हाँ, ये जाने अनजाने हजारों लोग मर गए। बिल्कुल ये है ना? हाँ, लेकिन उसके बाद फिर शुरुआत हुई और लोग अवेयर हुए और वहां तक पहुंच रहे, ART ले रहे हैं और अपने जो टेस्ट कराना है उस पे बात कर रहे हैं, एक नेटवर्क भी बनाए, तो ये हुई। तो हमें लगता है इस पे भी उसी तरीके से पहल करना, अवेयरनेस लाना और सारे जो प्लेटफॉर्म है उस जगह पे बात करना जरूरी है, ये हम कहेंगे, क्योंकि किशोरियों को ये जानकारी बहुत ही कम है। अगर किसी माँ को भी जानकारी है तो वो किशोरियों के साथ बातचीत ना के बराबर यहाँ पे हो रही है। अंतिम हम कंक्लूड करेंगे डॉक्टर सुमन, ये इसमें सिम्टम जो दिखने वाला हो बाहर से एक्सटर्नल,
जिसके आधार पर ट्रेस किया जा सके कि हाँ इस तरह के लोगों को पहुंचाना चाहिए एक्सपर्ट के, कुछ है क्या इस तरह जी से? एक तो पेन है जो हम लोगों ने दूसरा महावारी वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ। महावारी का जो 3 दिन में खत्म हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन मात्रा तक कम, हाँ। ये मात्रा बहुत ज्यादा होता है, हेवी फ्लो होने लगता है पेन के साथ साथ में। तो एक बहुत बड़ा कैच है क्योंकि अभी तक इसका कोई मार्कर नहीं निकला है। कैंसर का मार्कर है, सबका टेस्ट है, HIV का टेस्ट है, जो भी वायरल डिजीजेज हैं सबके कैचेस महावारी जो होता है उसको लेकर टेस्ट करने से कुछ पता नहीं चलेगा। महावारी से मेंस्ट्रुअल ब्लड का खाली एक ही चीज पता चलता है, इन्फेक्शन पता चलता है, ट्यूबरक्लोसिस पता चलता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस नहीं पता चलता है, और कंटाजियस डिजीज तो है नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट्स में आप जो काम कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट इसमें किन लोगों को जोड़ेगा और आगे, ताकि इसको और विस्तार किया जा सके और ज्यादा बेहतर काम के? तो हमने कुछ स्टेक होल्डर्स जिसे हम कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट के जुड़े हुए लोगों को, तो सबसे पहली चीज तो वो रिसर्चर्स जो इस पर काम कर रहे हैं, न सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट हमारे प्रोजेक्ट में। नहीं, सर्वे के लिए भी तो आपको गांव चाहिए ना। हाँ, तो अस्पताल चाहिए। हाँ, तो जैसे मैं आ रहा था उस पर कि सबसे पहले तो रिसर्चर्स जो इस पर काम कर रहे हैं, सर्वेज के लिए जैसा आपने कहा तो हम NGO से बात कर रहे हैं इस बारे में, शिक्षा विभाग, ताकि हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, स्वास्थ्य केंद्र, ताकि हम डॉक्टर्स को खासकर गांव वाले इलाकों में, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम गांव में ऐसे पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास जो कह रहे हैं कि उन्हें दर्द है, तो पेन किलर देने के साथ साथ वो हमें भी बता सकें कि इस तरह से लोगों को कई समय से पेन है, क्या इसका ये कारण हो सकता है। तो इसलिए हमें डॉक्टर्स को भी जोड़ना है इस मिशन के अंदर। तो कुल मिलाकर इन सभी लोगों से हमें बात करनी है वाले समय। समय खत्म हो इसमें जोड़ते हुए लेट्स से हम एक ट्रीटमेंट ले आते हैं, जैसा कि मैम ने कहा ऐसे कोई मार्कर्स होते नहीं एंडोमेट्रियोसिस के लिए कि हम बता सकें ये एंडोमेट्रियोसिस है। यदि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चला, आगे तक गया, तो हम कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स भी लाने की कोशिश करेंगे। शोध हो रहा है जी, इस पे शोध हो रहा है, हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। और एक बहुत जरूरी चीज है कि डॉक्टर्स किस प्रकार से अपने पेशेंट्स की बात सुनते हैं। हमने एक डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि कई विधियां होती हैं जिनसे डॉक्टर परखने की कोशिश करते हैं अपने पेशेंट्स को। मान लीजिए आपके उंगली में कुछ एक कांटा अटक गया, तो कुछ डॉक्टर्स कहेंगे कि कांटा तो है ही नहीं, कुछ डॉक्टर्स बाहर से कांटे को काट देंगे और अंदर के जड़ को छोड़ देंगे, कुछ डॉक्टर्स कहेंगे अब तो आपकी उंगली काटनी पड़ेगी, और बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं जी हम पहले कांटे को निकालेंगे और फिर उंगली को ठीक करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस में सबसे पहला काम जो डॉक्टर्स को करना चाहिए वो है पेशेंट्स की बात को सुनना। ऐसा नहीं कहना कि सिर्फ आपको कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बातें सुनिए, उनके सिम्टम्स को सुनिए। अरे यार, ये तो घर में माँ कहती है, पिताजी कहते हैं पेन हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त करो ना। पेन, एंडोमेट्रियोसिस का पेन ही अलग टाइप का एंडोमेट्रियोसिस होता है। हम नहीं कह रहे हैं, किसी कष्ट में थोड़ा बर्दाश्त करो, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, अनबियरेबल है, तब तुमको आ जाना। डॉक्टर्स के पास जितने भी लोग जाते हैं, पेन जनरली बहुत ही अनबेरेबल हो जाता है। बहुत सारे चीजों में एंडोमेट्रियोसिस का प्रोग्रेशन बिल्कुल कैंसर जैसा होता है, लेकिन बात यही है कि एंडोमेट्रियोसिस से लोग मरते नहीं है। यस, और मेंस्ट्रुएशन जब खत्म हो जाता है 45 इयर्स के बाद में जी, तो सीज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज हो जाता है, तो बीमारी तो खत्म हो जाती है। तो उतना लंबा समय है सर, कोई नहीं, 20 साल से 45 साल तक कोई पेन लेके 25 साल अगर काफी लंबा समय पीरियड खत्म हो गया पूरा फिर, और उसमें एक इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा उसका कारण है कि इनफर्टाइल हो जाता है पेशेंट। बीच बहस में आज हमने एक नए डिजीज पर बात की, और वो डिजीज जो है वो जुड़ती है मासिक धर्म से, माहवारी से, जुड़ती भी है, नहीं भी जुड़ती है। लेकिन माहवारी में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो दर्द एक बड़े डिजीज को संकेत दे रहा है। इसलिए आप जब भी जाएं तो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, और इसको दबाएं नहीं। जब तक दबाएंगे तब तक बहुत खराब से वो फैल जाएगा और कठिन होगा उसका इलाज। इसलिए शुरुआती दौर में जैसे ही आपको पता चलता है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को जो एक्सपर्ट है उनको जाके पूरी बात बताइए और समझने की कोशिश करिए। ये 2 स्टूडेंट्स जो बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से उन्होंने पहल की है, इसके लिए हम उनको, उनके इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। नमस्कार।